जी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमने आज करना है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की फर्स्ट वी विल डू द डेफिनेशन, ठीक है। एज द नेम शोज, इंडस्ट्री से हम जो है रिलेट करते हैं। जितनी भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, जो कमर्शियल स्केल पर, जो सेल और परचेज के लिए जो मार्केट में जो चीज़ें आती हैं, जो केमिकल कंपाउंड जो जिन चीज़ों में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स के बनना, तैयार होना ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स का बनना, उनका तैयार होना ऑन कमर्शियल स्केल, कमर्शियल लेवल पे उनको जो है वो इंट्रोड्यूस करना, उनको बनाना, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनकी हम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इसमें आती है, ठीक है। इसमें सारे जितने भी केमिकल्स कंपाउंड जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में बताया था कि जितने भी आप अपनी लाइफ में जो चीजें आप लोग यूज करते हैं, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ केमिकल कंपाउंड, ठीक है। सबकी सब क्या है, केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी है। अब इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कौन कौन से जो बेसिक केमिकल्स पहले बनाए जाते हैं, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज जो है उनमें बेसिक केमिकल्स पहले बनाए जाते हैं। बेसिक केमिकल्स कौन से हैं, से ऑक्सीजन है, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। दीज आर द बेसिक केमिकल जिनको जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं वो इन केमिकल्स को यूज करते हुए बाकी चीजें जो है वो बना रही हैं, जिनमें आपके पास फर्टिलाइजर्स हैं, सोप हैं, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, पेंट्स, पेपर, सीमेंट एक्सेट्रा। जितनी भी चीजें जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर बन रही हैं, उनमें जो बेसिक केमिकल्स यूज होते हैं वो ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड है। इन केमिकल्स को यूज करते हुए जो है फर्दर बाकी केमिकल्स जो है वो बनाए जाते हैं, फिर जिनको मार्केट में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उसको कमर्शियल लेवल पे उनकी सेल एंड परचेज होती है, ठीक है। ये आपका स्कोप है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इससे पहले जो इटैलिक में आपको बताया था कि जितने भी लिखा होगा वो जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो डेफिनेशन होती है, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आफ्टर दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, nuclear processes and properties. Now first you will understand what is radioactivity. Radioactivity होता है कि अगर किसी कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा केमिकल है जिसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है, उसमें से कोई रेडिएशंस निकलती हैं। अब रेडिएशंस किस वक्त निकलती हैं, जब उसके न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज जो है, कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, उस एटम के, उस सब्सटेंस के एटम्स के न्यूक्लियस में चेंजेस आ रही हैं। अब चेंजेस आने की जो स्टेज है उसमें क्या होता है कि फिर रेडिएशंस, उनमें से रेडिएशंस निकलती हैं जिसको उसकी न्यूक्लियर, उनको हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस कहते हैं। और उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि उनमें से कौन सी रेडिएशंस जो है वो एमिट होंगी, कौन सी रेडिएशन जो है वो निकलेंगी। डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं उनमें से डिफरेंट जो है वो रेडिएशंस निकलती हैं। जैसे कि आप लोगों ने 7th में पढ़ा होगा, आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनमें से रेडिएशंस निकलती हैं, रेज निकलती हैं। और सेम फिनोमेना, जैसे आप अगर कॉमन लाइफ में एग्जांपल दें तो जैसे एक्सरे आप अगर करवाने जाएं किसी का को, तो उसमें क्या होता है कि एक्सरे थेरेपी में क्या होता है कि उसमें से रेडिएशंस उस मशीन में, एक्सरे मशीन में ऐसा सब्सटेंस यूज किया जाता है जिसमें से रेडिएशंस निकलती हैं और वो रेडिएशंस जो है वो जाकर इंसानी जिस्म में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब होकर बॉडी को स्कैन कर देती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं इनको न्यूक्लियर प्रोसेसेस कहते हैं। और जो रेडिएशंस निकलने का जो फिनोमेना है उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। हर सब्सटेंस, हर केमिकल कंपाउंड जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मेजर हमारा जो मेन कंसर्न है इसमें कि हमारे जो लाइफ में इसका यूज क्या है, ठीक है। जो मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज विद एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ, ठीक है। हमारे जो डेली लाइफ में है उसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो यूज किया जा रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी जो है वो इन प्रोसेसेस को यूज किया जाता है। क्योंकि जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं और जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस होते हैं, इनमें जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। इनमें से एनर्जी जो है वो एकदम से बहुत ज्यादा रिलीज होती है जिसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। अब इसकी ये जो पैराग्राफ है, जस्ट ये इंट्रोडक्शन है आपका, इसमें आपने डेफिनेशन करनी है जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट की थी।
ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन. आफ्टर दैट ही विल डू इज एप्लीकेशन और स्कोप. ठीक है, एप्लीकेशन और स्कोप जो है वो आप दोनों हेडिंग आप दे सकते हो. इट हैज वास्ट एप्लीकेशंस इन द मेडिकल ट्रीटमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट में जैसे मैंने अभी आपको एक एक्सरे बताया है, उसके अलावा जो रेडिएशन है, डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है, जिसमें लेजर ट्रीटमेंट जो है वो आजकल बहुत ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट है. ठीक है, फिर फूड को प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाता है कि उसमें से रेडिएशंस पास की जाती हैं. ये रेडिएशंस क्या करती हैं कि उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खत्म कर देती हैं, उनको किल कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फूड प्रिजर्व हो जाता है. उसके बाद है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स. ठीक है, डिफरेंट जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो यूज किए जाते हैं. उनमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, जिनमें केमिकल प्रोसेसेस जब होते हैं तो डिफरेंट उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, और उन रेडिएशन से जो पावर निकलती है, जो एनर्जी निकल रही है, उसको इलेक्ट्रिकल पावर के तौर पर यूज किया जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उसको यूज किया जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. एनवायरमेंट जैसे कि आपको नेम आपको शो है कि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, दिस ब्रांच इज रिलेटेड विद द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं, और फिर इन कंपोनेंट्स के हम ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर की वजह से इस एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है. एनवायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो डिफरेंट हैं कंपोनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल है, फैक्टर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? एयर है, वाटर है, लैंड है, ये सारे क्या हैं? एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं. अब ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो किस तरह से इन कंपोनेंट्स को इफेक्ट कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे जो डिस्चार्ज हो रहा है हमारी फैक्ट्रीज में से, ठीक है, अगर वो लिक्विड डिस्चार्ज है तो वो वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर रहा है. ठीक है, तो वाटर बॉडीज जो हैं वो खराब हो रही हैं. इसी तरह से जो धुआं हमारी गाड़ियों में से, व्हीकल्स में से जो धुआं निकलता है, पोल्यूटेड गैसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं. ठीक है, इसी तरह से जो लैंड है, लैंड में क्या है कि हम लैंड को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से, जिसमें डिफॉरेस्टेशन जो है सबसे मेजर फैक्टर है, जिसमें ट्रीज को काट कर जो है वो काट दिया जाता है, और ग्रीन लैंड को जो है वो किसी सोसाइटी में चेंज कर दिया जाता है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसका, उसमें जो हमारी नेचुरल गैसेस की परसेंटेज है वो डिस्टर्ब हो जाती है. ठीक है, और उसमें जो एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऐड होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस जो हैं वो डेवलप हो रही हैं. ठीक है, इसमें आपका ये स्कोप आ जाता है. इसके बाद एनवायरमेंट केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस. जो बायो की अदर ब्रांचेस हैं बायो की, उनके साथ भी इसका रिलेटेड रिलेशन है. जैसे जियोलॉजी, जियोलॉजी में हम जो डिफरेंट लैंड एरियाज हैं उनको स्टडी करते हैं. इकोलॉजी में लैंड की टाइप्स जो हैं वो स्टडी करते हैं. फिर सॉइल है, वाटर है, उनको स्टडी करते हैं. ठीक है, द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन. ठीक है, कौन कौन से जो केमिकल ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो रहा है. ठीक है, और उनको हमने किस तरह से इम्प्रूव करना है और किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाना है, ये हम एनवायरमेंटल स्टडी में जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. उसके बाद आ जाता है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री. ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको एग्जांपल दूंगी कि अगर आपके पास कोई चीज आती है, ठीक है, तो आप उसको, अगर आपको कोई टॉय मिल रहा है या आपको कोई और चीज मिल रही है, तो सबसे पहले आप उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, उसको परखते हैं कि ये चीज जो है ये किस मटेरियल से मिलकर बनी है. ठीक है, ये प्लास्टिक की है, ये ग्लास की है, ठीक है, ये आयरन की है, ये इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, ये कैसी लग रही है, इसको एनालाइज करते हैं उसी चीज को. इसी तरह से हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, अगर कोई सब्सटेंस जो है वो हमारे पास है या कोई हमारे पास सैंपल है, तो हम उस सैंपल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है. ठीक है, कौन से इसके
इसके कंपोनेंट्स हैं और फिर उन कंपोनेंट्स को किस तरह से सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। इस ये आता है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री में। दिस द सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब एनालिसिस जो है वो टू टाइप्स का होता है, जिसमें आपके पास फर्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एज द नेम शोज, जिसमें हम क्वालिटी को देख रहे हैं, ठीक है। हम किसी सब्सटेंस के को एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, कि उसकी कंपोजिशन कैसी है, ठीक है, ये किस टाइप का है, ये अच्छे मटेरियल का बना हुआ है कि ये जो है वो जरा पुअर मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि वी चेक द क्वांटिटी, ठीक है, उसका अमाउंट चेक करते हैं कि इसके अंदर अगर इस सैंपल के अंदर ये कंपोनेंट्स हैं तो उनका क्या वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, उनका अमाउंट क्या है, उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। ये आपके पास ये डेफिनेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री की, ठीक है। फर्स्ट यू विल डू द डेफिनेशन, आफ्टर दैट आपने इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस रीड करना है, देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, और लास्ट लाइन जो है दैट इज स्कोप, ठीक है। दिस इज द स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो यूज कहाँ पर हो रही है। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड, ठीक है, फूड है, वाटर, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। अब जैसे क्लिनिकल एनालिसिस है तो उसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, इफ यू विल गो अ ब्लड टेस्ट, ठीक है, तो ब्लड टेस्ट में अगर आपने कभी कोई रिपोर्ट देखी हो तो उसमें जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका जो है वो पूरा बायोडाटा दिया होता है कि ये इस रेंज में प्रेजेंट होने चाहिए और ये इस रेंज में प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं कि ये ब्लड का ये क्लिनिकल एनालिसिस है, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल एनालिसिस में कि एनवायरमेंट में जैसे अगर परसेंटेज जो है वो किस तरह से परसेंटेज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अगर कोई जो पोल्यूटेंट है तो वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है, नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है, ठीक है। अगर वाटर का एनालिसिस करें तो वाटर के अंदर देखा जाता है कि कितने मिनरल्स प्रेजेंट हैं, कितने इसमें जर्म्स प्रेजेंट हैं, ये किस तरह से ये वाटर क्या है, आइदर इट इज गुड फॉर हेल्थ और नो, ठीक है। फिर फूड में देखा जाता है कि फूड में भी जो है वो डिफरेंट एनालिसिस किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फूड में डिफरेंट किस्म का एनालिसिस जो है वो करके उस फूड को चेक किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी जो ब्रांचेज हैं ये कंप्लीट हो गई हैं, और अब आप लोगों ने इन ब्रांचेस को अच्छी तरह से लर्न करना है और इनको आपने लिखकर इनकी डेफिनेशंस और स्कोप जो है वो लिखकर आप लोगों ने लर्न करना है।